हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है। सेकंड बुक से चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति। और इस चैप्टर के जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं आपको हमारी वेबसाइट में मिलेंगे। गूगल पे जाके आपको एकलव्य स्टडी पॉइंट .com सर्च करना है। ऐसे आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। फिर उसके बाद आप 12th में हो तो 12th में जाओगे, अपने सब्जेक्ट में जाओगे, फिर ऐसी टेबल आ जाएगी। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, 2 सेक्शन नए ऐड करें। एक तो एमसीक्यू क्विज अवेलेबल करा दी गई है और दूसरा आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मिड टर्म का जो आपका पेपर हुआ है इसका सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका सिलेबस है। एक बार आप सिलेबस को ध्यान से देखिए कि क्या क्या टॉपिक हैं इस चैप्टर से जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको जो विकास है इसको समझना है, नियोजन को समझना है, योजना आयोग को समझना है। हालांकि योजना आयोग तो खत्म हो गया है। जो प्लानिंग कमीशन के बदले नीति आयोग आया है उसको थोड़ा सा पढ़ना है अपने को। ठीक है, फिर हमारे ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसको पढ़ना है और तीव्र औद्योगिकरण वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ना है। तो ये सिलेबस में है। सारे टॉपिक मैं आपको डिटेल में कराने वाला हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर की शुरुआत होती है भारत के एक राज्य से जो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है भारत का, यहाँ पे हैं आपके लौह अयस्क के संसाधन। ठीक है, अब यहाँ पे लौह अयस्क के संसाधन हैं तो इसलिए ये राज्य जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरुआत जो होती है हमारे चैप्टर की वो इस राज्य से होती है। इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, उड़ीसा में क्या अवेलेबल है, आपको याद रखना है कि उड़ीसा में लौह अयस्क के संसाधन जो हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में है, इसलिए जो उड़ीसा है वो इम्पोर्टेंट राज्य बन जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, उड़ीसा में लौह अयस्क के जो संसाधन है इसके कारण आप ये कह लो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये राज्य यहाँ पे जो संसाधन है वो काफ़ी भरपूर मात्रा में है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संसाधन है। इसका एक विशाल भंडार देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर। जब इस्पात की डिमांड बढ़ती है, देखिए हुआ क्या कि इस्पात की डिमांड बढ़ गई थी, यानी स्टील की डिमांड बढ़ गई थी। तो ऐसे में निवेश के नज़रिए से अगर हम देखें तो उड़ीसा जो था एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभर कर सामने आया था। अब डिमांड बढ़ रही थी स्टील की और वो अवेलेबल है उड़ीसा में, तो जाहिर सी बात है कि वो महत्वपूर्ण राज्य बन ही जाएगा। आगे देखो फिर क्या होता है। उड़ीसा की सरकार ने सोचा कि लौह इस्पात की जो मांग है इसको क्यों ना पूरा कर दिया जाए। तो उन्होंने चाहा कि भाई हम इस मांग को पूरा कर देते हैं। इससे क्या होगा, अगर ये उस मांग को पूरा करेंगे तो उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर की कंपनी आएंगी, तो उससे उड़ीसा को फायदा होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये तो इसके कुछ बेनिफिट हो गए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान को हम बाद में देखेंगे, पहले समझ लें। तो इसके लिए क्या हुआ, उड़ीसा की सरकार ने इंटरनेशनल जो जो कंपनीज थी, ठीक है, इस्पात की जो इस्पात बनाने वाली जो इंटरनेशनल जो भी कंपनीज थी उनके साथ, और जो राष्ट्रीय स्तर पे यानी अपने देश के स्तर पे जो निर्माता थे उनके साथ सहमति पत्र पे हस्ताक्षर कर लिया। ठीक है, अब उड़ीसा, देखिए यहाँ पे हमने क्या समझा कि उड़ीसा के पास संसाधन है लौह अयस्क संसाधन। क्लियर। दूसरी चीज क्या है, लौह अयस्क संसाधनों की डिमांड भी है। तो ऐसे में उड़ीसा ने सोचा क्यों ना हम इस डिमांड को पूरा कर दें। पूरा करेंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो इसलिए सरकार ने क्या फैसला किया कि जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं उनसे भी कुछ समझौता कर लेते हैं, और जो देश की कंपनियां हैं जो इस्पात निर्माता हैं उनके साथ भी हम क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। हस्ताक्षर कर लिया इन्होंने। इसको कहा जाता है एमओयू। ठीक है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एमओयू यानी इन्होंने एमयू साइन कर दिया एक बाहर की और देश के अंदर की कंपनियों से। अब देखो क्या होता है, सरकार ये सोच रही थी कि इससे पूंजी निवेश भी हो जाएगा, यानी कि पैसा भी आ जाएगा और वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। तो सरकार जो थी वो बिल्कुल सही सोच रही थी। लेकिन अब वहाँ पे एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई, वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रहते थे। अब जो वहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, उनके सामने एक खतरा था, एक डर था। अब ये डर किस बात का था, इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि यदि उद्योग
आएंगे, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, ठीक है, यहाँ पे कारखाने स्थापित होंगे, तो ऐसे में हमको कहीं ना कहीं विस्थापित होना पड़ेगा, यानी कि हमको वो जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, यानी उनको विस्थापन होगा, ये समस्या आ गई। फिर इनका रोजगार, ठीक है, जिस चीज़ से ये जुड़े होंगे वो काम इनका खत्म हो जाएगा, इनकी आजीविका यानी इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, इनको ऐसा लग रहा था। तो आदिवासी लोगों के मन में डर था, ठीक है। अब इसको आदिवासी तो हो गए, अब यहाँ पे एक पॉइंट है पर्यावरणविद, ये भी आपके पेपर में आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको याद रखना है। देखिए मैं आपको साथ के साथ बताते चलता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना, पेपर में वहीं से आएगा, ठीक है। अब देखो वहाँ के जो आदिवासी हैं वो तो डर रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, उनकी ज़मीन चली जाएगी, ये उनका डर है। जो पर्यावरणविद है वो भी डर रहे हैं, उनको किस बात की चिंता है भाई, इनको ये चिंता है कि अगर यहाँ पे खनन होगा, यहाँ पे उद्योग लगाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण दूषित हो जाएगा, पर्यावरण में पॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो लोग पर्यावरणविद होते हैं, यानी जो पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रहे होते हैं, उनके लिए चिंता का विषय था, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, उद्योग को लेकर कुछ राजनीतिक टकराव भी देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि जो पर्यावरणविद हैं, जो ये आदिवासी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इन्होंने इसका विरोध कर दिया था, तो इसलिए कुछ वहाँ पे समस्या हो गई। तो यहाँ पे बाद में ये बात निकली कि अगर सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सलाह ले ले, तो वो क्या हो जाएगा, विवाद रुक सकता है, ठीक है। यानी कि सरकार अगर कभी भी कोई भी फैसला करे, तो कोई भी फैसला करने से पहले देखो, अब जब सरकार वहाँ पे उद्योग लगाना चाह रही है, तो सरकार को लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को बताना होगा कि भाई उद्योग आएंगे तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, आपको फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा। अगर सरकार वो समझा देती तो लोगों के मन में ये चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो यही कुछ बातें बता रखी है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को कि पहले एक्सपर्ट लोगों से सलाह कर लेनी चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, अर्थशास्त्री, जो वहाँ के अर्थशास्त्री हैं उनसे, और जो पर्यावरणविद हैं उनसे भी सलाह ले लेनी चाहिए, ठीक है, उनको भी अपनी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बना लेनी चाहिए। इसके बाद जनता, क्योंकि जनता पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो जनता से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं जागरूक कर देना चाहिए। और अंतिम फैसला जो है वो राजनीतिकों का होना चाहिए, ठीक है, जो लास्ट का फैसला होगा वो तो भाई हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं वही करेंगे। तो ये कुछ स्टेप है जो होने चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब देखो हुआ क्या, अब वहाँ पे जब बात हो गई उद्योग की, तो वहाँ के लोगों ने कर दिया विरोध। तो ये द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में 2006 में, इसको समझिए। देखिए, पोस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू। हुआ क्या कि ये जो पोस्को प्लांट वहाँ पे लगाया गया था, इसकी वजह से वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट कर दिया, यानी कि धरना प्रदर्शन कर दिया, उनका विरोध कर दिया। तो उड़ीसा में भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर में एक जगह है जगतपुर, जगत सिंह नाम का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पोस्को इंडिया जो इस्पात कंपनी है, संयंत्र है, ठीक है, इससे जो विस्थापन का जो शिकार हुए थे, इन लोगों ने क्या करा, इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने जाकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। अब यहाँ पे क्या था कि उड़ीसा में जगत सिंह नाम का जो जिला था, यहाँ पे पोस्को इंडिया का जो संयंत्र लगा था, उसकी वजह से कुछ लोगों को अपने घर को छोड़कर जाना था, यानी विस्थापित हो रहे थे। जो जो लोग उससे विस्थापित हो रहे थे, उन लोगों ने क्या करा, उसके दफ्तर के सामने जाकर विरोध प्रदर्शन कर दिया, यानी कि प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एक तो ये हो गया। इनकी मांग क्या थी ये समझिए, ये लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच में जो सहमति पत्र यानी जो एमओयू जो था उस पे हस्ताक्षर हुए थे, उसको रद्द कर दिया जाए, ठीक है, उसको ना माना जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। ये इनका विरोध का कारण था। आगे देखिए, फिर इसी में बताया गया है कि धिंकिया नुआ गांव और जो गढ़कुंजंगा गांव है, यहाँ की पंचायत के 100 से भी ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस जो थी उसने उनको रोक दिया, ठीक है। प्रदर्शनकारी जो थे, प्रोटेस्टर जो थे, उन्होंने नारे लगाए और कहा कि हमारी जो जीविका है और हमारी जो जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या करा था, विरोध प्रदर्शन करा था। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सरकार के लिए देखो कैसी कंडीशन बन जाती है ऐसे में। आप समझिए क्या क्या कंडीशन बनेगी ये समझिए। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसके पास है लौह अयस्क, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब इस राज्य के पास संसाधन तो हैं,
अब समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि उन संसाधनों का यूज करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए वहां पे इस्पात संयंत्र को लगवाना चाह रही है सरकार, कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा और संयंत्र आ जाएंगे, यानी कंपनियां आ जाएंगी, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सरकार ये सोच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है? जो वहाँ के आम निवासी हैं, ठीक है, पर्यावरणविद जो हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई इससे पॉल्यूशन हो जाएगा, इससे नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पे सरकार की कंडीशन कैसी बन गई? अगर सरकार इस चीज को करती है तो विरोध हो रहा है, अगर सरकार ये नहीं करती तो भी नुकसान है। भाई फिर भी लोग कहेंगे कि उड़ीसा के पास इतने संसाधन हैं, सरकार उसका यूज क्यों नहीं करती, ठीक है, वहां पे कंपनियां क्यों नहीं लगाती, लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां पे गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि उड़ीसा में गरीबी बहुत ज्यादा थी। तो ये समस्या थी सरकार के सामने, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और थोड़ा और अच्छे से समझते हैं विकास के बारे में, नियोजन के बारे में, ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि विकास का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए, विकास को हम अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं और अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। विकास को आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था, वहाँ पे उसको हमने अलग तरीके से परिभाषित किया था, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग भी बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विकास का मतलब है आर्थिक समृद्धि, यानी कि आर्थिक रूप से विकास हो, पैसा आए, इन्वेस्टमेंट आए, आर्थिक समृद्धि हो, ये विकास है। दूसरा, आर्थिक सामाजिक न्याय, ठीक है, विकास के साथ साथ आर्थिक सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, लोगों को समानता मिले, लोगों को बराबरी मिले, लोगों के साथ नुकसान ना हो, ये दोनों चीजें हों तब हम कह सकते हैं विकास, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि विकास का जो अर्थ है ना वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है। विकास का अर्थ मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, या किसी दूसरे के लिए अलग हो सकता है। कैसे समझ में आएगा भाई? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ना थोड़ा सा एक सिचुएशन को लेते हैं, समझते हैं। देखिए, उद्योगपति, उड़ीसा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब उड़ीसा जो राज्य है, यहाँ पे लौह अयस्क है, तो ये जो उद्योगपति हैं वो चाहते हैं कि उड़ीसा में हम अपना इस्पात संयंत्र लगा दें, उससे फिर इनको पैसा मिलेगा, पैसा कमाएंगे ये, ठीक है। तो उद्योगपति जो इस्पात संयंत्र लगाएंगे उससे इनको क्या होगा, मुनाफा होगा। जब ये अपना इस्पात संयंत्र लगाएंगे तो इनको पैसे मिलेंगे, कमाई होगी, ठीक है। अब सेम उसी जगह पे जो ग्रामीण लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके लिए विकास का क्या मतलब हो गया भाई? इनको तो नुकसान हो जाएगा, इनको समस्या क्या आएगी, इनको विस्थापित होना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक संयंत्र लगाने से, जो इस्पात संयंत्र है इसको लगाने से इस व्यक्ति को तो लाभ हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। तो समझ गए? तो विकास का मतलब जो है वो लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जो चीज किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचा रही होगी तो किसी व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा रही होगी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे समझना था। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखित में देख लो। इस्पात संयंत्र स्थापित करने वाले के लिए इस्पात संयंत्र लगाने से लाभ होगा, उसको प्रॉफिट होगा, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्रामीण आदिवासी हैं, इनको इस्पात संयंत्र से कहीं ना कहीं नुकसान होगा, उनकी जमीन छिन जाएगी, उनका विस्थापन होगा, एक जगह से दूसरी जगह उनको मजबूरन जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, आज़ादी के बाद विकास को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, ठीक है। उस समय विकास का जो अर्थ था वो ये माना जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना ही विकास है, ठीक है। लोग ऐसे थे, वो कहते थे कि अगर हम आधुनिक हो जाएंगे, यानी आधुनिक होने का मतलब है पश्चिमी देशों जैसा होना, ठीक है। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनकी तरह होना विकास माना जाता था, पश्चिमी देशों की तरह होना विकास माना जाता था, औद्योगिक देशों की तरह होना विकास माना जाता था, ठीक है। तो विकास को लेकर बहुत चर्चाएं होती थी उस समय में, और लोग अलग अलग विचारधारा रखते थे, अलग अलग तरीके की बातें आती थी। अब समझते हैं यहाँ पे दो महत्वपूर्ण विचारधारा है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद भारत, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, तो जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे दो प्रकार की विचारधाराएं थी, ठीक है। एक थी पूंजीवादी विचारधारा, एक है समाजवादी मॉडल। अब इन दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस है ये समझिए। देखिए, आज़ादी के बाद हमें देश को कैसे चलाना चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कैसे करना चाहिए, इसको लेकर बहस हुई। अब कुछ लोग ऐसे थे जो समर्थक थे पूंजीवादी व्यवस्था के, वो कहते थे भाई हमको पूंजीवादी अपना लेना चाहिए, पूंजीवादी सिस्टम अमेरिका की तरह हम भी डेवलप हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो पूंजीवादी व्यवस्था को अच्छा नहीं मानते थे, वो कहते थे भाई समाजवादी व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, हमें तो समाजवादी व्यवस्था अपनानी चाहिए, इससे हमको लाभ हो जाएगा। अब नेहरू जी उस समय में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दिमाग में ये मतलब बात चल रही थी कि अगर हम पूंजीवाद को अपना लेंगे तो साम्यवादी नाराज हो जाएंगे, समाजवादी वाले, अगर हम इसको अपना लेंगे तो पूंजीवादी जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। और
बहुत बड़ा वर्ग था जो पूंजीवाद को सपोर्ट करता था और बहुत बड़ा वर्ग था जो समाजवाद को सपोर्ट करता था। ठीक है, अब ऐसे में उनके सामने समस्या थी। तो भारत ने क्या करा? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या अपनाया भारत ने, क्या पूंजीवाद अपनाया या भारत ने समाजवाद अपनाया? ठीक है, तो भारत ने ना तो पूंजीवाद को अपनाया और ना ही पूरी तरीके से इसको समाजवाद को अपनाया। भारत ने क्या करा, दोनों मॉडल से कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लिया और एक नई व्यवस्था को अपनाया जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या मतलब है मिश्रित अर्थव्यवस्था का? यानी जो चीज पूंजीवाद में बेहतर है उसको अपना लो और जो चीज समाजवाद में बेहतर है उसको अपना लो। अब यहाँ पे पूंजीवाद को भी अपना लिया हमने, थोड़ा सा समाजवाद को भी अपना लिया, जो जो अच्छा लगा, और एक नई व्यवस्था बना दी जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बढ़िया सॉल्यूशन करा, आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, वामपंथी और दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है, तो वामपंथी विचारधारा क्या होती है इसको समझते हैं, फिर दक्षिणपंथी विचारधारा है क्या होती है उसको समझते हैं। अब उससे पहले ये देख लो, देश जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है आज की डेट में। हम देखें, एक है लेफ्ट, ठीक है, और एक है राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट का वो मतलब नहीं है दायां बायां, कहीं आप सोच रहे हो। लेफ्ट का मतलब है लेफ्टिस्ट, ठीक है, जो कम्युनिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट सोच रखते हैं, जो वामपंथी हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं समाजवाद को बेहतर मानते हैं, ये सारे लेफ्टिस्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी हैं जो राइट विंग के कहलाते हैं। ठीक है, राइट विंग, ये राष्ट्रवादी होते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद को भी सपोर्ट करते हैं, समाजवाद को भी करते हैं, हालांकि पूंजीवाद को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इनका मानना है ज़्यादा बिजनेस होना चाहिए, ज़्यादा व्यापार होना चाहिए, ज़्यादा खुलापन होना चाहिए अर्थव्यवस्था में, लेकिन ये उसका अपोजिट है। ठीक है, तो ये वामपंथी और दक्षिणपंथी एक विचारधारा है। थोड़ा सा वामपंथी को समझेंगे, थोड़ा सा दक्षिणपंथी को समझेंगे। आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है ना वो बहुत कम दे रखा है, और इतना कम दे रखा है कि आपको देखने में लगेगा भाई बहुत बढ़िया है, वामपंथ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, वामपंथ के बारे में जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना, वामपंथ कहाँ से आया, कैसे आया, तब आपको पता लगेगा कि एनसीईआरटी किस तरीके से आपको कम शब्दों में बता रही है, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, वामपंथी विचारधारा जो है ये कहते हैं कि गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी करते हैं ये लोग। ठीक है, ये कहा जाता है कि सरकार को ऐसी नीति यानी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे गरीब लोगों को फायदा हो, गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर विकास की नीतियां अपनानी चाहिए, ऐसा वामपंथी कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, वामपंथी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा होगा, गरीबों के हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन यह है कि गरीबों को उकसाना भी इन्हीं का काम है। ये जो नक्सलवाद और ये जो माओवादी सिस्टम आया है ये सभी कम्युनिस्ट विचारधारा का है। दुनिया भर में जो लड़ाई झगड़े और दंगे वगैरह होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जितना ये अच्छा दिखता है उतना अच्छा है नहीं, डिटेल में आपको भी पढ़ना है इसके बारे में। दूसरी तरफ है दक्षिणपंथी। अब देखो, मैं किसी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करूंगा, दोनों को बराबर ही बता रहा हूँ आपको। वामपंथी मैंने आपको बता दिया कैसा है। दूसरी तरफ है दक्षिणपंथी। अब दक्षिणपंथी जो है वो बिल्कुल अपोजिट है वामपंथियों के। वामपंथी दक्षिणपंथियों को पसंद नहीं करते, दक्षिणपंथी वामपंथियों को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के अपोजिट है। दक्षिणपंथी जो है ना ये कहते हैं खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, खुला कंपटीशन, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, बाजार में सब अपना प्रोडक्ट बेचें, बेहतर से बेहतर बनाएं, ठीक है, पूरा व्यापार करें, इस तरीके की चीज़ों को ये समर्थन करते हैं। सरकार जो है अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना कर पाए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो अर्थव्यवस्था के अंदर, खुलापन होना चाहिए। इसको कहीं ना कहीं पूंजीवाद से मिलता जुलता या पूंजीवाद का ही रूप देख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पूंजीवाद की तरह ही देखी जाती हैं। इसमें कहा जाता है कि सरकार को व्यापार के नियम आसान बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो सके। इसमें आपको कहीं पे गरीब और वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही होगी, इसलिए आपको लग रहा होगा दक्षिणपंथ शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है, दोनों में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं तो दोनों में कुछ कमियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों विचारधाराएं आपको ध्यान रखनी है। फिर एक है योजना आयोग, और योजना आयोग से कैसे बना नीति आयोग, इसको देख लेते हैं। जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, ये 1950 में बना था। अब ये जो आयोग बना था ये पंचवर्षीय योजना बनाता था हमारे देश के लिए, 5 ईयर जो प्लान है उसको बनाया करता था ये आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो होते थे वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते थे, और जो मंत्रिमंडल है उसकी मंजूरी के बाद इसकी सिफारिशें जो होती थी वो लागू कर दी जाती थी। ठीक है, यानी 5 साल का पूरा एक प्लान बना लिया जाता था और अगले 5 साल में उसको उस पर अमल में लाया जाता था। ये था योजना आयोग। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको बदल दिया गया। ठीक है, 2015 में जो बना वो नीति आयोग कहलाता है। अब नीति आयोग का जो काम करने का तरीका है वो योजना आयोग से अलग है।
ठीक है। योजना आयोग का नाम बदला गया, इसको नीति आयोग कर दिया गया। अध्यक्ष इसके प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये जो नीति आयोग है ना, ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है, यानी सरकार के लिए योजना वगैरह ये भी देखती है। लेकिन अब 5 साल वाला सिस्टम खत्म हो गया, लॉन्ग टर्म में ये देखते हैं कि किस तरीके से विकास हो सकता है। ठीक है, सारे जो केंद्र की सरकार के साथ साथ राज्यों की सरकारों को कैसे एक पटल पे लाकर प्लानिंग बनाई जा सकती है, इस पे ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा उसका तरीका बदल गया है, तो ये नीति आयोग हो गया। ठीक है, तो पेपर में योजना आयोग शायद ही आए, नीति आयोग आपके पेपर में आ सकता है, इसको याद रखना। एक बॉम्बे प्लान है, ये आपके पेपर में कई बार आ जाता है, और ये आएगा ना, तो आप ये लगा लो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो देखिए, बॉम्बे प्लान की बात करें तो सन 1944 में क्या होता है, उद्योगपति जो थे उनका एक समूह जो था वो इकट्ठा हुआ, और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव रखा। यानी कि देश में जो अर्थव्यवस्था चलेगी वो नियोजित होगी। नियोजित का मतलब है पूरी तरीके से प्लान्ड होगी। ठीक है, पूरा प्लान किया जाएगा कि किस प्रकार से देश में क्या करना है। तो ये इन्होंने प्रस्ताव रखा, इसी को हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसका उद्देश्य देख लो। देखो, इसका उद्देश्य क्या है कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, ताकि सरकार उद्योगों के लिए कुछ काम करे। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना। अब ये पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चलती थी, 5 ईयर प्लान होता था, लेकिन ये अब तो खत्म कर दी गई है पंचवर्षीय योजना। लेकिन फिर भी पहली पंचवर्षीय योजना से थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं। अब देश में हमारे पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना क्या होती थी, सरकार जो थी हमारी एक दस्तावेज तैयार करती थी, यानी एक डॉक्यूमेंट तैयार करती थी। इसमें पूरे 5 वर्ष की आमदनी और खर्च जो है उसकी पूरी योजना बनाई जाती थी। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था। ठीक है, एक योजना व्यय हो गया, एक गैर योजना व्यय हो गया। योजना व्यय में पूरा वो जो मतलब जिस चीज़ को हमने योजना में रखा है उस पर कैसे पैसा खर्च करना है, ये सब देखा जाता था। ठीक है, इसी को पंचवर्षीय योजना या फिर 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता है। ये सोवियत संघ से लिया गया है, क्योंकि ऐसा सिस्टम जो था वो सोवियत संघ में होता था और भारत ने वहीं से अपनाया था इसको, और ये चलता भी आ रहा था। ठीक है, अब इसको बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो ये तो हो गया पंचवर्षीय योजना का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आता है, क्या क्या पूछा जाएगा आपको ये याद रखना। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई, कब लाई गई थी, 1951 से 56 तक, 5 साल के लिए। ठीक है, 5 ईयर के लिए। अब दूसरी चीज है कि इसमें किस चीज पे ज्यादा जोर दिया गया था, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया था, यानी कि कृषि पे ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो ऐसे में ये माना गया था कि अगर भारत कृषि में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे, ज्यादा ध्यान लगाए, तो ऐसे में हम और ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। ठीक है, फिर इसका जो ये मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था, एक युवा अर्थशास्त्री हैं KN राज, इनके द्वारा ये मॉडल दिया गया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि उस समय, देखो उस समय समस्या थी देश में गरीबी की। इन्होंने कहा था कि अगर हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो हम अपने देश में जो जनता है उसको गरीबी से निकाल सकते हैं। देश की जनता को गरीबी से निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कृषि पे ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, और हमें विकास जो है धीमी गति से करना चाहिए, यानी कि शुरू के 2 दशक तक, लगभग 20 साल तक हमको विकास की जो दर रखनी है वो धीमी रखनी है, तेजी से विकास नहीं करनी, क्योंकि तेजी से विकास करते हैं तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या पूछा जाएगा ये याद रखना, मैं बैक कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि कब आई, आपको ये याद रखना है। किस चीज़ पे ध्यान दिया गया, कृषि क्षेत्र पे। किसका मॉडल था, KN राज का मॉडल था। ठीक है, क्या बातें रखी गई थी इसमें, ये रखा गया था कि देश की जनता को गरीबी से निकालना है और धीमी गति से हमें आराम से विकास करना है। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना में बांध और सिंचाई के लिए बहुत काम हुआ था, क्योंकि देखो कृषि है, अब जहाँ पे कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है बांध और सिंचाई इससे रिलेटेड हो जाता है, यानी बांध और सिंचाई पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था सरकार का, इस पे बहुत पैसा खर्च किया गया था, वो भी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, फिर भूमि सुधार की अपने देश में जरूरत थी, तो भूमि सुधार पे भी इन्होंने अधिक जोर दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो सेकंड जो हमारी 5 ईयर प्लान था, इसमें उद्योगों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, किस पे, उद्योग पे।
पहली पंचवर्षीय योजना पे किस पे ध्यान दिया गया था? कृषि पे, दूसरी में उद्योग पे। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड पंचवर्षीय योजना की, तो 1956 से 1961 तक हो जाएगी। भारी उद्योग जो होते हैं हमारे, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। और ये किसका मॉडल था? पीसी महालनोबिस, ये भी एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने मॉडल दिया था। अब इन्होंने भारी उद्योग और औद्योगिकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इनका कहना था केवल कृषि से देश का विकास नहीं हो सकता। कृषि से हम फसल के उत्पादन में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर उद्योग नहीं है तो हम पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में हमें औद्योगिकरण पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और इन्होंने वो जो पहले माना जाता था कि धीमी गति से हमको विकास करना है, इन्होंने इस बात को खारिज करा। इन्होंने बोला नहीं, हमें तो तेज गति से विकास करना है, ठीक है। तो अब इन्होंने उसका जो विचारधारा थी उसको बदला। देसी उद्योगों का संरक्षण, जो देश के उद्योग हैं उनको संरक्षण दिया गया। आयात पर भारी शुल्क लगा दिया गया, बाहर से जो आने वाली चीजें हैं, विदेशों से बनने वाली जो चीजें, उस पर शुल्क लगा दिया ज़्यादा, ताकि लोग उनको ना यूज करें, देश में बनी हुई चीजों को यूज करें। इसलिए हम कह सकते हैं देसी उद्योगों का संरक्षण किया गया। इस दौरान बिजली, रेलवे, इस्पात संयंत्र, संचार जैसे जो उद्योग थे, भारी उद्योग, इनको विकसित किया गया। औद्योगिकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। उद्योगों ने कृषि के मुकाबले निवेश पर ज्यादा आकर्षित किया, ठीक है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है, इनका जो ध्यान था वो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा था, कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। इससे हमें लाभ भी हुआ। ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक केरल मॉडल है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके पेपर में, लेकिन फिर भी आपको ये याद करना है, समझना है। देखिए, आ सकता है पेपर में। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया था उसको कहा जाता है केरल मॉडल, ठीक है। इस मॉडल में क्या था? एजुकेशन को, भूमि सुधार को, खाद्य वितरण, जो राशन वितरण होता है उसको, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को खत्म करने के लिए काम किया गया, ठीक है। इसको केरल मॉडल के नाम से जानते हैं। यहाँ 100% साक्षरता है, ऐसा माना जाता है कि केरल में 100% साक्षरता है, ठीक है। अब बात करते हैं दो मॉडल की, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। इसकी चर्चा हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो पूंजीवादी मॉडल है, ठीक है, पूंजीवादी जो मॉडल है, भारत के सामने कुछ ऐसे लोग थे जो पूंजीवादी मॉडल को पसंद करते थे, कहते थे भारत में पूंजीवाद अपना लेना चाहिए। दूसरी तरफ था समाजवादी मॉडल, कुछ लोग कहते थे कि भाई समाजवाद अपना लेना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने ना तो पूरी तरीके से पूंजीवाद को अपनाया, ना ही समाजवाद को। कुछ चीजें वहां से ली, कुछ यहाँ से ली, और एक नई अर्थव्यवस्था बना दी जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते थे। इतना हमने पढ़ा था। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मॉडल में क्या होता है और समाजवादी मॉडल में क्या होता है। देखिए, पूंजीवादी को जो मॉडल था इसको अमेरिका ने अपनाया था। इसमें निजीकरण यानी जो प्राइवेटाइजेशन होता है, इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो प्राइवेट हाथों में होती है, लोगों के निजी हाथों में होती है। सरकार के हाथ में उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मजदूरों का शोषण होता है और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे व्यापार, मुक्त व्यापार, प्रॉफिट, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये तो है पूंजीवादी। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं समाजवादी मॉडल की, तो इसको देख लेते हैं। समाजवादी मॉडल जो है ये सोवियत संघ ने अपनाया था। इसमें देखो, यहाँ पे आपका जो निजी स्वामित्व होता है, यहाँ पे उसका खूब विरोध किया जाता है। यानी यहाँ पे निजी स्वामित्व का विरोध होता है। यहाँ पे सब कुछ किसके हाथ पे होता है? ज्यादातर चीजें यहाँ पे सरकार के हाथ में होती है, यानी कि राज्य के हाथ में होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर ये समानता पे बल देता है। राज्य का स्वामित्व होता है यहाँ पे पॉलिसी जो भी बनती है वो राज्य के द्वारा बनती है, ठीक है। राज्य नीति बनाता है यहाँ पे। और नेहरू जी जो थे वो भी कहीं ना कहीं समाजवाद के समर्थक थे, वो भी समाजवाद को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये पूंजीवादी और समाजवादी दो विचारधाराएं थी। तो जो चीजें अच्छी लगी उसको हमने अपनाया। अब इसके बाद एक विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो जाती है, निजी क्षेत्र वर्सेज सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए, आज़ाद भारत के सामने दो मॉडल थे, ये हमने पढ़ लिया। इन दोनों में से हमने कुछ भी नहीं लिया, कुछ कुछ चीज़ों को अपना के हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बना ली। पूरी तरीके से ना तो हमने पूंजीवाद को अपनाया, ना ही पूरी तरीके से समाजवाद को अपनाया। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं, थोड़ा डिटेल में समझो। कुछ चीज़ें क्या कर दी हमारे यहाँ पे, प्राइवेट हाथों में कर दी, कुछ चीज़ें सरकारी हाथों में कर दी। यानी कि हमने कुछ चीज़ें समाजवाद वाली अपना ली, कुछ पूंजीवाद वाली। तो देखिए क्या करा, खेती हो गई, किसानी हो गई, व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, इसका बड़ा भाग जो था वो निजी हाथों में चला गया, यानी प्राइवेट हाथों में, जिसको हम पूंजीवाद के
एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जो भारी उद्योग थे हमारे यहाँ पे, व्यापार का जो नियम बनाए जाते हैं वो, और कृषि क्षेत्र में जो हस्तक्षेप था ये राज्य के हाथ में था। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है, यानी ये सरकार के हाथ में है जो कि कहीं ना कहीं समाजवाद को दिखाता है, ये यहाँ पे निजी हाथों में है जो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को दिखाता है। तो देखो, ठीक है, दोनों चीजें हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये मिला जुला मॉडल जो था इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन इस मिले जुले मॉडल की भी आलोचना की गई, किसके द्वारा? दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ने आलोचना करी। उन्होंने कहा कि ये जो मॉडल हमने मिला जुला अपनाया है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखो आलोचकों ने क्या कहा था, ये समझिए। आलोचकों ने कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्र को ज़्यादा जगह नहीं दी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए लाइसेंस प्रणाली गलत है, क्योंकि सरकार ने जो रूल बना रखे थे उसके तहत अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पे व्यापार करना चाहे तो उसके लिए लाइसेंस प्रणाली थी, यानी लाइसेंस लेना होता था, जो कि काफ़ी टफ होता था, मुश्किल होता था। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बाहर से व्यापार थोड़ा मुश्किल था। परमिट प्रणाली थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं परमिट लेना पड़ता था, जो कि आसान नहीं था, ठीक है। निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए गए, यानी कि जब ये दो चीज़ें बंद हो गई, बाहर के लोग ज़्यादा आसानी से भारत में व्यापार ही नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए, यानी इन्वेस्टमेंट कम होगा हमारे यहाँ पे। घरेलू बाजार में बनने वाली चीज़ों को आयात पर बाधा लगाई, जो गलत था, ठीक है। घरेलू चीज हमारे देश में जो बनने वाली चीज है उसको बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा दूसरे देशों को। इससे क्या था, इससे भी नुकसान था भाई। अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करते तो हमें बाहर से पैसा मिलता और वो कहीं ना कहीं काम आता, लेकिन इन्होंने उसको भी रोक दिया था कि भाई देश के उद्योग बनाएंगे, अपने देश की कंपनी बनाएगी और अपने ही देश के लोग उसको यूज करेंगे, ये वाला सिस्टम था। ना हम अपनी चीज को बाहर बेचेंगे, ना बाहर की चीज को हम अपने देश में लाएंगे, लाएंगे भी तो बहुत महंगा बेचेंगे। तो ये जो सिस्टम था इसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान होता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं है, बिल्कुल बाजार में कंपटीशन खत्म हो जाएगा। संरक्षणवाद की नीति से बाजार में कंपटीशन खत्म। अब सोचो हमारे देश, अब जब आप भारत में रहने वाले हो, आपको मोबाइल चाहिए और आपको ये बोलते हैं केवल भारत की कंपनी का ही मोबाइल मिलेगा, आपको बाहर की किसी कंपनी का नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। मोबाइल मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसे एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ में ले सकते हो। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, तो ये कुछ इसके नुकसान हुए थे। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है खत्म हो जाता है, ठीक है। जो पूरा चैप्टर है उसकी मेन समरी आपको समझाई है, और यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया क्वेश्चन इसी में से आएगा, इसके बाहर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहोगे तो आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेना, यहाँ पे आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर दो, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। पिछले कुछ दिनों से मैंने रिप्लाई नहीं करा, मिड टर्म के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बिजी था, पर अब मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो।